नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज के वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त की है कि आप मास्क ज़रूर लगाएं और इसी के लिए न्यूज़ 18 इंडिया कैंपेन भी चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप मास्क ज़रूर पहने और तब तो ज़रूर पहने जब आप किसी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ आइए आज खबरों की शुरुआत हम करते हैं। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी नेता मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ कोलकाता में तृणमूल भवन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तृणमूल भवन पहुंच चुकी हैं और ये तस्वीरें उसी वक्त की कोलकाता की, जहां पर जानकारी आ रही है कि आगे मुकुल रॉय क्या करने वाले हैं, इसकी एक बड़ी तस्वीर खिंचने वाली है। क्या होगा वहां पर, इस पूरी घटना के मायने क्या है और आगे कोलकाता में किस तरह की सियासत बदलने वाली है, इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम सवालों पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन बड़ी खबर इन तस्वीरों के जरिए अभी यही आ रही है, वो ये कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ कोलकाता में तृणमूल भवन पहुंच चुके हैं और ममता बनर्जी भी पहुंची हैं। और इसके बाद अब देखिए कि किस तरह से बंगाल की सियासत करवट बदलती है। हालांकि अब मुकुल रॉय को लेकर अलग अलग तरह के बयान भी आ गए हैं, वो बयान भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मुकुल रॉय अब आगे क्या करने वाले हैं, टीएमसी उनके लिए क्या सोच रही है, बीजेपी ऐसी स्थितियों में अब क्या करेगी, इन तमाम सवालों पर न्यूज़ 18 इंडिया की निगाह रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भवन पहुंचने की जानकारी आ रही है, इसके मायने क्या है। तो बीजेपी के मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ कोलकाता में तृणमूल भवन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तृणमूल भवन पहुंच चुकी हैं और तृणमूल भवन में किस तरह की सियासत बदलने वाली है पश्चिम बंगाल की, उसकी एक बड़ी पिक्चर आपके सामने जल्द सामने आएगी और उसी पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। इस मुलाकात के मायने क्या है? मुकुल रॉय एक समय में ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे और जिन हालात में, जिन सियासी बदलते घटनाक्रम में वो पहुंचे थे, बीजेपी से जुड़े थे, उसके बाद से ही लगातार बीजेपी में मुकुल रॉय को लेकर उनकी मजबूती की दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से खबर कि तृणमूल भवन पहुंचे हैं मुकुल रॉय अपने बेटे के साथ। आशिका सिंह कोलकाता से लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, मुकुल रॉय की ममता बनर्जी से मुलाकात के क्या मायने हैं, इस पर मैं आपसे बात करूं, लेकिन उससे पहले विक्रांत, यही सवाल मेरा आपसे भी। साफ हो गया है मुकुल रॉय जिस तरीके से तृणमूल भवन पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं, तो अब ये तो साफ है कि वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उससे आगे का है, क्या मुकुल रॉय, क्योंकि मुकुल रॉय एक प्रभावशाली नेता थे, जब वो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में गए थे तो उनके कई नेताओं के बीजेपी में जाने में मुकुल रॉय की एक बड़ी भूमिका थी। तो क्या अब उनके साथ बाकी के नेता भी घर वापसी की राह देख रहे हैं? क्या ऐसी भी कोई कोशिश मुकुल रॉय की तरफ से की जाएगी? अब यही खबर देखने वाली है जिस पर सबकी निगाहें होनी चाहिए, क्योंकि मुकुल रॉय की घर वापसी अब ये तो केवल एक औपचारिकता रह गई है। जैसे ही वो तृणमूल भवन में गए थे उसके बाद लगभग ये साफ हो गया था कि ममता बनर्जी के साथ दोबारा जाना चाहते हैं, अपने बेटे के साथ वो वहां पर पहुंचे थे। ममता बनर्जी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे करनी थी वो 4:30 बजे अब होगी, तो उसमें साफ होगा कि क्या मुकुल रॉय का आगे का क्या स्टेटस रहेगा पार्टी में, क्या उनका पद रहेगा, किस तरीके से वो काम करेंगे और उनको किस तरीके से वापसी करवाई गई है, क्या उनके साथ कुछ और नेता भी आएंगे, ये इस चीज पर अब सबको निगाह रखनी पड़ेगी। जी, और इसी के साथ ही आशिका, आपसे मेरा सवाल ये कि क्या इस मुलाकात के मायने हैं? देखिए, इस मुलाकात के मायने बहुत ही बड़ा ये एक संदेश है, कहीं ना कहीं ये झटका बीजेपी के लिए है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शुरुआत है और इसके बाद झड़ी लग जाती है, जैसा कि चुनाव के दौरान देखने को मिला था कि होड़ लग गई थी टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की। तो मुकुल रॉय शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके बाद और भी नेता हैं जो बागी स्वर में नजर आए हैं वो भी शामिल होते हैं टीएमसी में? क्या उनके लिए ये रास्ता खुल जाता है? ये
देखने की बात है, कहीं बीजेपी को और ज़्यादा झटके इसके बाद ना लगे। हालांकि मुकुल रॉय जिन्होंने लोकसभा में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन विधानसभा में बहुत ज़्यादा तरजीह ना दिए जाने से नाराज़ थे। हालांकि चुनाव भी लड़े थे मुकुल रॉय, लेकिन उनका मन नहीं था चुनाव लड़ने का। बार बार मना करने के बावजूद पार्टी ने उनसे कहा था कि चुनाव वो ज़रूर लड़ें। उनके बेटे शुभ्रांशु भी लड़े थे। शुभ्रांशु हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था। वो भी आज मुकुल रॉय के साथ टीएमसी का रुख कर रहे हैं। नाराज़गी दोनों ने जताई है टीएमसी बीजेपी को लेकर के। और इसके पहले कुछ दिन पहले देखने को मिला कि जब मुकुल रॉय की पत्नी बीमार थी तो उनको देखने के लिए अभिषेक बैनर्जी पहले पहुंच गए थे। और साथ ही विक्रांत, जरा ये हमें बताइए कि मुलाकात पर कोई प्रतिक्रिया अभी पॉलिटिकली तौर पर सामने आई है? देखिए, पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से जरूर अभी छिटपिट आ रही है, लेकिन बीजेपी के जो केंद्रीय नेता है या दिल्ली के जो नेता है अभी इस पर नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अभी इस मामले में एक बार क्लियर चीजें होनी चाहिए। अभी कोई, क्योंकि मुकुल रॉय का ऐसा बयान नहीं आया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, एक बार आधिकारिक रूप से आए उसके बाद बयान भी दिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर बंगाल से जरूर इसकी प्रतिक्रिया आएगी। और बीजेपी के लिए जैसा इस मामले में साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से आशिका भी बता रही थी कि बीजेपी के लिए एक झटका जरूर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बहुत ही आक्रामक तरीके से अपना चुनाव प्रचार किया था और एक सरकार बनाने के लिए वो चुनाव लड़ रही थी। हालांकि वैसा उसे नतीजा नहीं मिला। और जो अब अगर जो नेता टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में आए थे वो अगर वापसी करने लगे तो बीजेपी के लिए एक बड़े नुकसान होगा। और मुकुल रॉय क्योंकि बड़े कद के नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, ममता बनर्जी के पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हुआ करते थे, उनको साथ अगर वो अब दोबारा छोड़ करके 4 साल के भीतर वापस टीएमसी में जा रहे हैं तो बीजेपी के लिए ये थोड़ी मुश्किल जरूर है। जी, लेकिन साथ ही आशिका, बंगाल की राजनीति में इस वक्त इस घटना के मद्देनजर किस तरह की हलचलें हैं? देखिए, बड़ा नाम है मुकुल रॉय, बड़ा चेहरा है, ममता बनर्जी के बिल्कुल करीबी नेता रहे जब टीएमसी में थे, स्ट्रैटेजिस्ट हैं। बीजेपी में गए तो उनके पीछे बहुत से नेता टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में गए, तो उनका जाना ये बड़ी बात है, बड़ी हलचल होगी इसके बाद। हालांकि आज जो खबर अभी तक मिल रही है कि सिर्फ मुकुल और शुभ्रांशु ही टीएमसी ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसके आगे जो है सुगबुगाहट है। कई नेता जो बागी स्वर में नजर आ भी चुके हैं, जो टीएमसी से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे, वो क्या हलचल होती है वो भी चाहते हैं। इसके बाद ये अहम बात होगी। जी, और साथ ही विक्रांत, इस मुलाकात को लेकर किस तरह की जानकारी आ रही है? क्योंकि बंगाल में जो कुछ होता है उसकी गूंज जो है वो दिल्ली तक जरूर सुनाई पड़ती है। देखिए, जब से बंगाल का चुनाव होने से पहले से ही लगातार वहां पर एक बड़ा तनाव हो गया था दोनों ही पार्टियों के बीच, बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच, और दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही आक्रामक तरीके से चुनाव भी लड़ा। और उसके बाद भी चुनाव नतीजे आने के बाद टीएमसी को एक बड़ी जीत मिली, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच का जो तनाव था वो लगातार बना रहा, वो उसमें जरा भी कमी नहीं आई। आमतौर पर यह देखा जाता है कि चुनावी नतीजों के बाद जो तनाव होता है, राजनीतिक तनाव, वो खत्म हो जाता है और नई सरकार अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं देखने को मिला। और अब चूंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले नेताओं का जाना शुरू हुआ था टीएमसी से बीजेपी की तरफ, अब मुकुल रॉय एक बड़ा नाम है और अगर वो वापस अपनी घर वापसी करते हैं, जैसा कहा जा रहा है ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद वो घर वापसी करेंगे, तो अगर वो घर वापसी करते हैं तो कई ऐसे नेता हैं जो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद उनके पास राजनीतिक रूप से कुछ खास नहीं बचा, तो क्या वो लोग वापसी करेंगे? इन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी। हालांकि एक बात ये साफ टीएमसी की तरफ से भी कहा जा रही है कि हर नेता को वो ऐसे ही पार्टी में वापस नहीं लेंगे, उसके क्रेडेंशियल देखे जाएंगे और ये भी तय किया जाएगा कि वो टीएमसी के कितने काम का है। तो यानी घर वापसी भी उतनी आसान नहीं होगी, उस पर भी किसी तरह के चेक एंड मेट्स रहेंगे। आशिका, हमने देखा है नतीजों के बाद से ही लगातार कुछ ना कुछ हलचल जरूर बंगाल में हो रही है। क्या पहले से ही इस मुलाकात को लेकर भी हलचलें थी? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से ये कयास लगता रहा है कि मुकुल रॉय जल्दी टीएमसी में जाएंगे। नाखुश रहे हैं मुकुल रॉय, चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे। शुभ्रांशु हालांकि लड़े, वो हार गए। उसके बाद चुनाव के एन पहले भी ये खबरें थी कि टीएमसी के संपर्क में है, जब बीजेपी की तरफ से उनको
पद दिया गया तब वो चुनाव तक तो रुके, लेकिन चुनाव के ठीक बाद अब वापस 2017 के बाद आज टीएमसी भवन पहुंचे हैं। ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। आमतौर पर जो बड़े नेता भी शामिल होते हैं तो सुब्रतो बख्शी या फिर जो दूसरे नेता हैं पार्थ चटर्जी, उनको ज्वाइन कराते हैं, लेकिन मुकुल रॉय सीधे ममता बनर्जी से मिलने आए हैं और ममता बनर्जी के ही अगुवाई में पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज एक अहम बैठक भी है टीएमसी की, तो आज के दिन उनका आना यानी कि स्ट्रैटेजिस्ट जो वो रहे हैं वो उस रोल में वापस टीएमसी में लौटेंगे, ये संकेत मिल रहे हैं और इन संकेतों को लगातार पुख्ता करती हुई तस्वीरें भी सामने आ रही है। बहरहाल इधर बीजेपी में विक्रांत मुलाकात को किस नजरिए से देखा जा रहा है? देखिए, अभी चूंकि आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा रहा, हालांकि फिलर्स, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के बाद से लगातार मुकुल रॉय के का पूरा आचरण रहा था, जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी और नेता की अगर कहीं पर मूवमेंट होती है तो निश्चित तौर पर उसकी पार्टी तक वो सब खबरें पहुंचती है। तो बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं ये आभास जरूर था कि कुछ ठीक नहीं है। हालांकि ये कोशिश की गई उन्हें रोकने की या नहीं की गई, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस समय कहा जा रहा है कि मुकुल रॉय की पत्नी अस्पताल में जब भर्ती थी, अभी भी वो है, और वहां पर पहले देखने उन्हें अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे। अभिषेक बनर्जी कोई मामूली हस्ती नहीं है, वो ममता बनर्जी की के भतीजे भी है, सांसद भी है, पार्टी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, महासचिव हाल में बने। तो उनके जाने के बाद बीजेपी के नेता भी वहां पर गए, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देने लगा था कि मुकुल रॉय के पुरानी पार्टी के साथ अपने संबंध बन रहे हैं। हालांकि ये इतना जल्दी होगा इसका अंदाजा शायद बीजेपी को नहीं था। तो ऐसे में सवाल आशिका ये भी है कि बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है, इस पर भी हमारी निगाह रहेंगी और इस खबर पर भी मैं आपसे जुड़ूंगी। लेकिन बड़ी खबर एक और आ रही है राजस्थान कांग्रेस से। दरअसल सियासी हलचल के बीच सचिन पायलट जयपुर से दिल्ली रवाना हो गए हैं और इससे पहले सचिन पायलट दौसा गए और पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद जयपुर में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि मीडिया के सवालों का उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। इस बीच गहलोत और पायलट के बीच 10 महीने पहले विवाद पर दूसरा बयान भी उनका सामने आ रहा है। और सचिन पायलट से जब पार्टी में उनकी भूमिका पर एक सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। रीता बहुगुणा जो कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। तो रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस पार्टी में थी और अब बीजेपी में हैं, उन्होंने अपने बयान में जो कहा उस पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया सचिन पायलट से, तो सचिन पायलट ने कहा कि हो सकता है उनकी सचिन से बात हुई हो, लेकिन वो मैं नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर होंगे। तो पिता को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद जयपुर में वो धरने में शामिल हुए। हालांकि अलग अलग तरह के जो बयान हैं वो सचिन पायलट के बीच बीच में जरूर सामने आते रहे। 10 महीने के करीब हो चुके हैं जब ये विवाद गहराया था और एक बार फिर से सचिन पायलट और गहलोत के बीच कह रहे हैं कि खटपट चल रही है और सचिन पायलट को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने को लेकर आहत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस पर बात करने के लिए भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी, राजस्थान में आज की सबसे बड़ी खबर इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से क्या दिखती है? देखिए, आप इससे दो चीज़ें देख सकते हैं। एक तो ये है कि सचिन पायलट दिल्ली चले गए और दिल्ली के अंदर पार्टी नेताओं से वो बात करेंगे लगातार। सचिन पायलट ने पूरे इस 3 दिन में लगातार ये कोशिश की, एक तो पार्टी आलाकमान के खिलाफ कोई मैसेज नहीं जाए, पार्टी के खिलाफ कोई मैसेज नहीं जाए, लेकिन अपनी बात पुख्ता तरीके से कैसे रखी जाए ये पूरी कोशिश की। उनके समर्थक विधायक हैं वो खुलकर सामने आए कि सुलह कमेटी को रिपोर्ट देनी चाहिए और जो मांगे सचिन पायलट की वो पूरी होनी चाहिए। वो मांग उन्होंने पार्टी आलाकमान तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अब सचिन पायलट पार्टी को लगातार ये याद दिला रहे हैं
कि उन्होंने 10 महीने में अनुशासन बनाए रखा। उन्होंने बार बार ये याद दिलाने की भी, आज जब राजेश पायलट की जयंती का कार्यक्रम था, बरसी का कार्यक्रम था, उस दौरान वो वहाँ पर गए। हर बार वहाँ दौसा के अंदर भारी भीड़ जमा होती है, समर्थक शक्ति प्रदर्शन होता है सचिन पायलट का, लेकिन इस बार उन्होंने ध्यान रखा। इस बार मात्र 3 विधायक वहाँ पर मौजूद थे। सचिन पायलट गए और 5 मिनट रुके और उसके बाद में पुष्पांजलि अर्पित की और जयपुर लौट आए। और जयपुर में देखिए कि पार्टी ने जब कार्यक्रम एक डिज़ाइन किया था कि महंगाई के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन होना, तब सचिन पायलट बाकायदा एक प्रदर्शन के अंदर गए, वहाँ शामिल हुए और ये संदेश पार्टी आलाकमान को देना था उनको कि देखिए कि जो पार्टी कार्यक्रम तय करती है वो हर पार्टी के आदेश को मान रहे, जो पार्टी ने तय किया। तो अब जो 10 महीने हो चुके हैं, जो उनकी निष्ठा पर या पार्टी के प्रति वफादारी का सवाल उठाया जाता, वो अब नहीं रह जाता। ऐसे में उनकी जो मांगे हैं अब पार्टी को माननी चाहिए। मांगे क्या है, सबको पता है। मांगे ये है कि सचिन पायलट चाहते हैं कि जो उनके समर्थक विधायक है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, निगम बोर्ड के अंदर उनके समर्थकों को जगह दी जाए और असली सही जो वो मांग है और सबसे बड़ी मांग वो चाहते हैं कि उनका कद अशोक गहलोत के बराबर का है और ये दिखना चाहिए राजस्थान के अंदर, वो चाहे संगठन में हो या सत्ता के अंदर, ये पार्टी तय करे। वो ये नहीं चाहते हैं कि पार्टी उनको नेशनल में कहीं अकोमोडेट कर ले। तो यानी कि आला कमान भवानी इन बातों पर किस तरह से विचार विमर्श कर रहा है, अरुण इस पर हमें जानकारी देंगे। अरुण, दिल्ली में क्या हालचाल है? देखिए, अभी फिलहाल सचिन पायलट दिल्ली में किससे मिलने वाले हैं, क्योंकि जो लोग भी सुलह कमेटी में थे उनके मुताबिक अगर वो मिलना चाहेंगे तो वो उनसे ज़रूर मिल लेंगे, लेकिन अभी आला कमान से मिलने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं हुआ है। लेकिन सचिन पायलट दिल्ली और राजस्थान के बीच में आते जाते रहते हैं और पार्टी कह रही है कि सामान्य प्रक्रिया, उनके दिल्ली आने का मतलब ये नहीं है कि उनके मुद्दों को हम तुरंत चर्चा करके और उस पर कोई फैसला सुना दें। ये एक चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। 10 महीने से इस पर बातचीत हो रही है और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, एक कूलिंग ऑफ पीरियड सचिन पायलट के लिए तैयार किया गया है पार्टी की तरफ से, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे विधायकों को लेकर हरियाणा चले जाएं, सरकार गिराने की कोशिश करें, सरकार को के विधायक तोड़ने की कोशिश करें, पार्टी की साख को खराब करें और उसके बाद आपको तुरंत बड़े पद से नवाज दिया जाए। तो कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद आपने देखा था कि राजस्थान में जब संगठन में विस्तार हुआ तो सचिन पायलट के भी लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई। जब कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें भी सचिन पायलट के लोगों को जगह दी जाएगी। लेकिन इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला। और जहां तक आला कमान की बात है, आला कमान की तरफ से साफ है कि यह मुद्दा सुलह कमेटी के पास है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही आला कमान कोई फैसला लेगा। फिलहाल सचिन पायलट का आला कमान से मिलने का कांग्रेस पार्टी के सूत्र कह रहे हैं कोई इरादा नहीं है, जब तक कि सचिन पायलट खुद न मिलना चाहें। और अगर वो मिलना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी लीडरशिप सबसे मिलती है, उनसे भी मिल सकती है। ठीक है, तो लगातार कांग्रेस की तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे हैं इस खबर पर। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। 1 साल बाद एक बार फिर राजस्थान की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सचिन पायलट दिल्ली आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में 10-12 विधायक और मंत्री ऐसे हैं जो आपस में बात तक नहीं करते हैं। पंजाब की भी स्थिति उसी तरह की है। 3 सदस्यीय कमेटी जो है उसने रिपोर्ट कल नेतृत्व को दे दी। क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर? जहाँ तक कांग्रेस के अंदर की बात है और जो 2-3 राज्यों का आप बता रहे हैं, इस बात को हम लोग बहुत दिनों से रेखांकित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टियों में दिक्कत नहीं होती, ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच में, खासकर जहाँ पार्टी के अंदर की या शासन की सत्ता की बात होती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, सब पार्टियों में होते हैं। नेतृत्व की 24 घंटे नेतृत्व की और एक्टिव नेतृत्व की आवश्यकता तब पड़ती है, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ, तब होती है क्योंकि जब दिक्कतें आती हैं तो उसको सीनियर ही सुलझा पाता। भाई आप दोनों के बीच में अगर कल को कोई झगड़ा हो जाए, मैं तीसरा खड़ा हूँ, मैं आपके बीच में सुलह करवा सकता हूँ। उसमें जो देरी हो रही है, इसका एक मतलब है कि पहले हम सही समय पर समस्या पहचान नहीं पा रहे हैं। दूसरा, एक जो ऑस्ट्रिच वाला एटीट्यूड था शुतुरमुर्ग का कि भाई आंख बंद करके रखो, हो सकता समस्या खुद सुलझ जाए, जो बड़ा फेमस वर्ड थे नरसिम्हा राव के, नो एक्शन इज ऑल्सो एक्शन। या तो उस पद्धति में फंस जाते हैं, या हम समझ नहीं पाते हैं, या हमारी साख कम हो गई है। और जब बिल्कुल ऐन मौके पर कहानी आती, तब जाकर हम क्रियाशील होते हैं। इन दोनों राज्यों में मसले सुलझ जाएंगे, लेकिन मसले इस यहाँ तक आएँ, ये जो सीनियर नेतृत्व है कांग्रेस का, उसकी या तो क्रियाशीलता नहीं है, या उसकी समझ में कहीं ना कहीं कमी आ गई है, या वो अपने आप को मतलब समझ लीजिए एक तरीके से प्रभावी नहीं समझ पा रहा। जो भी कारण है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमें एक्टिव 24 आवर लीडरशिप चाहिए। भवानी, ये लगातार दिल्ली का घटनाक्रम हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन आप जयपुर में हैं, वहां क्या हो रहा है?
देखिए वहाँ दो तस्वीरें हैं। एक ऑन ग्राउंड तस्वीर है जहाँ सचिन पायलट के समर्थक हैं, वो उनमें बेसब्री है। आज ही जब वो जो कांग्रेस का जब प्रदर्शन था तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ था, और लेकिन कार्यकर्ता सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाने लगे, ये कहने लगे कि पार्टी हाईकमान सचिन पायलट की सुने। तो वही बात वही हो गई, वो गुस्सा, वो बेचैनी, वो दोनों ग्रुप के अंदर होती है, वो यहाँ पर ग्राउंड पे नज़र आ रही है। लेकिन सचिन पायलट कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम से धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन अब उनको लग रहा है कि 2.5 साल बचे हुए राजस्थान के अंदर, और उनको लगता है कि अगर अभी समाधान नहीं हुआ, समाधान का मतलब है कि अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, उनके अगर कोटे के मंत्री नहीं बनाए गए, तो फिर उसके बाद में फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि पार्टी तकरीबन साल भर पहले इलेक्शन मोड में चली जाती है। तो वो चाहते हैं कि अगर समाधान करना हो पार्टी को तो अभी करे, अगर नहीं करना हो तो फिर उसके बाद में वो दूसरे विकल्प पर विचार करें। हालांकि वो पहले कह चुके हैं कि वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन उनके समर्थक दबाव बना रहे हैं कि अगर फैसला नहीं हो तो वो आप मोर्चा बनाइए, थर्ड फ्रंट बनाइए। यहाँ पर वो तमाम दबाव सचिन पायलट पर लगातार है, और दबाव इसलिए है कि सचिन पायलट की अगुवाई के अंदर राजस्थान के अंदर इससे पहले इलेक्शन लड़ा था। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने थे तो जाहिर तौर पर वो उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो एक लंबी उनके पास में एक टीम है, तो उस टीम का दबाव उन पर बहुत ज़्यादा है। और एक नेता के सामने ये सवाल ये नहीं है कि वो किस पद पर है, सवाल ये है कि उनके पास में समर्थकों की फौज होती है, उनको कैसे सेटिस्फाइड करे और अपने कद को कैसे बनाए रखे, ये ज़रूरी है। तो वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी उनका सम्मान करे, क्योंकि वो डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी के उस बयान के जवाब में बड़ा ही चुटीला अंदाज अपनाया। इधर कांग्रेस नेता अजय माकन ने दावा किया कि उनकी सचिन पायलट से रोज बात हो रही है और वो नाराज नहीं है। आगे कार्रवाई कर रहे हैं, और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशन के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं। सर, कहा जा रहा है सचिन पायलट काफी नाराज हैं। नहीं, मेरी तो रोज बात हो रही है। अगर नाराज होते तो मेरे से बात होती। तो ये जग जाहिर है कि ऑल इज नॉट वेल राजस्थान में, कम से कम अरुण। लेकिन फिलहाल बताइए कि पूरा मामला किस दिशा की ओर जाता दिख रहा है। देखिए, अजय माकन का बयान अगर आप सुनिए तो उसमें ही सचिन पायलट की पीड़ा छुपी हुई है। सचिन पायलट यही तो कह रहे हैं, बात तो हो रही है लेकिन समाधान कुछ नहीं निकल रहा है। अजय माकन कह रहे हैं मेरी रोज बात होती है, बात सिर्फ बात करने के लिए होती है और कुछ उसका तरीका समाधान या हल ढूंढने के लिए होती है। यही दिक्कत है सचिन पायलट के सामने कि 10 महीने हो गए, इसी पीड़ा में है वो कि बात तो हो रही है लेकिन फार्मूला क्या है, समाधान क्या है। जो उनकी मांगे हैं कि उनके लोग मंत्री बनाए जाए, निगम और बोर्डों में उनको नियुक्तियां दी जाए, ताकि जब वो अपने क्षेत्र में जाएं तो कम से कम लोगों को सामने कह सकें कि मेरा रसूख एक नेता के तौर पर अब भी कायम है, राजेश पायलट की लीगेसी मेरे पास है, मैं बड़ा नेता हूं गुजरों का और मैं सरकार को झुका सकता हूं, अशोक गहलोत को बैकफुट पर ला सकता हूं। और यही जगह और यही वजह आला कमान उनको नहीं देना चाहता, ताकि वो किसी तरीके से सरकार को अस्थिर करें। इसीलिए एक बैलेंस बनाने की कोशिश है और वो बैलेंस बनाने में काफी वक्त लग गया। अब सोचना यह है कि सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहने दिया जाए या उनको केंद्र में लाया जाए, क्योंकि राजस्थान में रहेंगे हर तीसरे दिन उनके समर्थक विधायक, हर दिन शक्ति प्रदर्शन होगा। और अशोक गहलोत कतई ये नहीं चाहते। शुरुआत में जब झगड़ा बढ़ा था तो वो चाहते थे कि इनको पार्टी से ही निकाल दिया जाए, कभी पार्टी में लिया ही नहीं जाता, ताकि उनके राह का कांटा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये अशोक गहलोत चाहते थे, लेकिन पार्टी ये चाहती है कि गहलोत का वोट बैंक भी साथ रहे, ओबीसी, साथ ही साथ गुर्जर भी साथ रहे, ताकि कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूत रहे। उसको सिर्फ अशोक गहलोत से या सचिन पायलट से नहीं लेना। और कहा भी तो गया है अरुण, एकता में बल होता है और अगर अलग अलग हो गए तो बिखराव ही होगा और कोई भी फायदा उठा लेगा। इधर कांग्रेस विधायक हेमराज चौधरी ने सचिन पायलट से मिलने के बाद सीपी जोशी से मुलाकात की बात कही। हेमाराम जी, आप ये बताओ अभी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। पायलट साहब से मुलाकात हुई। आप अपने इस्तीफा देने पर रेडी हैं? इस्तीफा वापस नहीं लेंगे? कोई क्या बात कही? डांगी जी बोल दो, क्या बोला पायलट साहब से? आपने क्या अपनी बात रखी? क्या बात हुई जो पायलट साहब ने? नाराजगी अभी भी बरकरार है, आपने इस्तीफा दिया है? ये अभी इस्तीफा अध्यक्ष जी मेरे को समय देंगे, मिलूंगा, उसके बाद कुछ कहूँगा। सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। पीएम के साथ योगी की मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। पीएम से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने भी पहुंचे। तो 2 तस्वीरें, जिसमें आज के घटनाक्रम की तस्वीर और साथ ही कल के घटनाक्रम की भी तस्वीर जुड़ गई है। आज 2 मुलाकात हुई है।
उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा सूबा देश का, उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात, फिर नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद जो कल का घटनाक्रम है उस पर भी जरा रोशनी डाल देते हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह से उनके ही घर पर मुलाकात हुई थी योगी आदित्यनाथ की। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात महामारी के साथ साथ जो 7 महीने बाद चुनाव आने हैं उस पर है, उस पर ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। लगातार कयास हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं इस पर डिटेल रिपोर्टिंग के लिए। यतेंद्र दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अजीत सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यतेंद्र आप बताइए क्या जानकारी आ रही है मुलाकात के बारे में? देखिए, आज लगातार 2 मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मीटिंग हुई है, करीब जो 1.25 से 1.5 घंटा चली, और इतनी लगभग बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मीटिंग चली है। और बीजेपी अगर सूत्रों की माने, हालांकि चर्चाएं काफ़ी राजनीतिक तौर पर चल रही है क्योंकि चुनाव अब आने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो इसको लेकर मंत्रिमंडल विस्तार की, संगठन में फेरबदल की या सरकार में फेरबदल की, इस तरह की खबरें चल रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके इन शंकाओं को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी एक शिष्टाचार मुलाकात हुई और उसमें उनको मार्गदर्शन मिला। मार्गदर्शन मिलने का मतलब है कि मुख्यमंत्री योगी रहेंगे, कोई सत्ता में फेरबदल की बात नहीं है। और जहां तक मैं बात बीजेपी सूत्रों की बात कर रहा हूं, जो बीजेपी की एक कार्यशैली है, वही सूत्रों ने दावा किया है कि जब भी बीजेपी में कोई फैसले लिए जाते हैं या डिसीजन वाली मीटिंग होती है तो वो 1-to-1 मीटिंग नहीं होती है। कम से कम 2 से 3 बड़े पदाधिकारी होते हैं और वो मिलकर बैठकर फैसला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी लगातार एक के बाद एक मीटिंग 1-to-1 मीटिंग की है, तो ऐसी मीटिंग केवल ब्रीफ किया जाता है, कुछ पॉलिटिकल बातें की जाती है, लेकिन फैसला नहीं होता। यानी कि साफ है कि जो पहले से कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी की मीटिंग रूटीन मीटिंग है, क्योंकि ये मीटिंग कोरोना काल से पहले तय हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री ने सभी मीटिंगों को पोस्टपोन कर दिया था। अब वो लगातार मिलनों का सिलसिला प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पहले वो हिमाचल के मुख्यमंत्री से मिले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उनसे मिलकर गए। यानी कि मीटिंगों का दौर प्रधानमंत्री आवास में शुरू हुआ है। लेकिन चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, तो इस वजह से चर्चाएं होना लाजमी है। और एक और पॉइंट मैं बता दूं, जो एक समाधान, जो प्रवासी मजदूरों का समाधान करके एक किताब दी है, यानी कि साफ है कि रोड मैप पूरी तरह से तैयार है। प्रवासी मजदूरों में दलित भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, अगड़े भी आते हैं, और केवल मजदूर तबका ही लोग नहीं आते। रोड मैप तैयार है और उपलब्धियां भी साथ हैं। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलने हैं आज, तो मायने क्या निकाले जा रहे हैं अजीत? देखिए, बिल्कुल प्रीति, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। कहते हैं यूपी जीत लिया तो दिल्ली अपने आप जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। जो अभी यतीन बता रहे थे कि 40 लाख प्रवासी मजदूर हैं, जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा खाका तैयार किया था। उनको बैंकों के माध्यम से लोन दिया, एनजीओ के माध्यम से, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें ई-रिक्शा दिया गया, तो उसका खाका उन्होंने पेश किया, कैसे हमने काम किया। इसके साथ उन्होंने आपने देखा कि बहुत लाखों मजदूरों को 1-1 हजार रुपए जो मंथली दिया, उसकी बात की उन्होंने, कोविड की बात की। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से उत्तर प्रदेश के कई सारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ठीक है या नहीं है, उसकी बात भी उन्होंने प्रधानमंत्री से की। क्योंकि जितनी बार प्रीति वो दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अपने मंत्रियों के कामकाज का, सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड सौंपते हैं। क्योंकि अब पार्टी को 6 महीने बाद चुनाव में जाना है, विधानसभा चुनाव सामने है, जिला पंचायत का चुनाव है। और आपने देखा जैसे ही कल प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कल अमित शाह से मुलाकात की, तो वहां पर अनुप्रिया पटेल, जो उत्तर प्रदेश की एक कुर्मी चेहरे के तौर पर जानी जाती हैं, अपना दल जो बीजेपी के साथ है, इसके अलावा प्रवीण निषाद जो निषाद पार्टी के हैं, जो सांसद हैं संत कबीर नगर से। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रीति आपको सियासी हलचल देखने को मिल गई। आज आनंद फानन में ओम प्रकाश राजभर, जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे, उन्होंने मीटिंग बुला ली अपना जनाधार पार्टी की, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा सहित कई सारे दलों के लोगों को एक साथ खड़ा करें। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई विकास की नहीं, अगड़ों पिछड़ों की। यानी दिल्ली की हलचल का असर उत्तर प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात, अमित शाह से मुलाकात और जेपी नड्डा से मुलाकात, और उसके बाद अब राष्ट्रपति से मुलाकात उनकी होगी। तो इन सब को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल जरूर तेज हो गई। लेकिन ये बात साफ है कि 2022 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यूपी में मंत्रियों और विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें टिकट दिया जाएगा। मुलाकात हुई है अजीत, इस पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय तल से आभार।
तो यतेंद्र, ये तो शिष्टाचार मुलाकात कही जा रही है, लेकिन जो जानकारियां आ रही हैं वो किन मुद्दों के इर्द गिर्द हुई ये बैठक? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो मुख्यमंत्री योगी ने जो प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक बुक दी है जिसमें प्रवासी मजदूरों का समाधान, यानी कि एक बड़ा मुद्दा, बड़ा रोड मैप इस पर तैयार किया जाएगा। क्योंकि प्रवासी मजदूरों का जो समाधान है, कोरोना के समय में देखा कि किस तरह से सड़कों पर मजदूरों की लाइन लग गई, किस तरह से बहुत सारे यूथ्स की नौकरियां चली गई, जो बड़े शहरों में काम करते थे वो अपने घरों पर लौटने को मजबूर हुए। तो इसको लेकर क्या समाधान हो सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, जो बुक दिया है, उसमें साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश को इंडस्ट्रीज का हब बनाना चाहते हैं। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिस तरह से उन्होंने एक मुहिम चलाई है, उसका कितना फायदा मिलेगा लोगों को उनके घरों में, यानी कि गृह शहर में, गांव में, कस्बों में उनको काम मिलेगा। जो इंडस्ट्रीज हैं वो गांव-गांव में खुलवाई जाएंगी। तो एक बड़ा रोड मैप, एक बड़ा प्लान लेकर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार से, यानी कि मोदी सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो भी और केंद्र सरकार की योजनाएं हो सकती हैं, वो उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया। अगर ये योजना काम कर जाती है तो वो चाहे दलित तबके से हो, पिछड़े से हो, अगड़े से हो, या पढ़ा लिखा बेरोजगार यूथ हो, या जो मजदूर तबके से जो लोग आते हो, उन सभी को बड़े लेवल पर उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल सकता है। यानी कि जो बुक का जो शीर्षक है, जो प्रवासी मजदूरों का जो समाधान, यानी कि एक समाधान लेकर मुख्यमंत्री योगी आए हैं और साफ मैसेज दिया है कि जब चुनावों में जाएंगे तो अगर इस दिशा में काम करेंगे तो उत्तर प्रदेश की तो दशा बदलेगी, लेकिन सरकार के प्रति भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि कुछ विश्वास कोरोना लहर में कम भी हुआ है, कई लोगों की नाराजगी हुई है, और खासकर जो बीजेपी का जो बेस माना जाता है, कैडर उसका, वो भी काफ़ी हद तक नाराज है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए काम करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो सूत्र बता रहे हैं और जो खुद मुख्यमंत्री योगी ने लिखा है कि उनको मार्गदर्शन मिला है, तो इस विषय में बात की और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो उनके मंत्रालय हैं, केंद्र सरकार के मंत्रालय भी इस संबंध में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और जो मुख्यमंत्री योगी ने जो काम सुझाए हैं, उस विषय में जो इंडस्ट्री वहाँ पर लग सकती हैं, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो काम है, से यतेंद्र, दिग्गज की मुलाकात, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है देश के दिग्गज व्यक्तित्व से, और इस मुद्दे पर लखनऊ में क्या चर्चा है, उस पर समझने के लिए अजीत का रुख। अजीत, बैठक किन मुद्दों पर हुई है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, बैठक में एक तो प्रवासी मजदूर जो यतीम बता रहे थे उस पर बैठक हुई, और दूसरी फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया की वर्ल्ड क्लास की सिटी, फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, जिसका प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री ने ले लिया है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। जो हमारी बात हुई जो बड़े बीजेपी के नेताओं से, सरकार के बड़े लोगों से, उनका साफ तौर पर कहना था कि पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, जो सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है देश का, फिल्म इंडस्ट्री हो, इसके अलावा बुंदेलखंड का जो इलाका है, बिंद का जो इलाका है, काशी, अयोध्या, हर जगह के हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई। और उन्होंने बाकायदा एक रूपरेखा तैयार की कि हम 2022 किन मुद्दों पर जाएंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ में बन रहे कॉरिडोर, अयोध्या के राम मंदिर, कोविड-19 में जो सरकार ने काम किया है, कोविड प्रबंधन पर भी एक पुस्तक तैयार की है योगी जी ने, प्रीति, वो पुस्तक, उसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई, किस तरह हमने कोविड के प्रबंधन को तैयार किया और कैसे तीसरी लहर से हम बचेंगे, तीसरी लहर से बचने के हमने लिए क्या उपाय किया, ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर क्या किया है, और उत्तर प्रदेश में वो चाहे निवेश की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उन सब को लेकर उन्होंने अपनी जी, दोबारा आपके पास हम जुड़ते रहेंगे। और अभी वक्त हुआ है अमीश देवगन